नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी चीजें वहां तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो आपको आमतौर पे दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडियम से नहीं मिलती। अभी हाल ही में राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ है, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और उनकी इज्जत न सिर्फ उर्दू जानने वाले बल्कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले और देश से मोहब्बत करने वाले सभी उनको बहुत चाहते थे। इसका अंदाजा तब हुआ जब उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद न सिर्फ उर्दू मीडिया में बल्कि सभी जबानों के मीडिया में उनकी ऑबिचुरीज लिखी गई, उनकी प्रशंसा की गई। इस सब को समझने के लिए, चूंकि ये इतना उफान भारत में किसी उर्दू शायर के लिए बहुत लंबे अरसे के बाद देखा गया है, इसको समझने के लिए, इस सिनेरियो को समझने के लिए मैंने आज रिक्वेस्ट किया है मेहमान के तौर पर सईद नकवी साहब को। वो इंटरनेशनल अफेयर्स के जितने जानकार हैं उतना ही वो उर्दू लिटरेचर के और दूसरी जबानों के भी लिटरेचर के बहुत ही नजदीक हैं। उनको बहुत से शेर याद हैं और उन्होंने जोश मलियाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज जैसे बड़े शायरों को न सिर्फ सुना है बल्कि उनको नजदीक से देखा है। सईद नकवी साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये राहत इंदौरी साहब के इंतकाल पर जो कुछ रिएक्शन जिस तरह से आया उसे आप किस नजर से देखते हैं? देखो भाई, ये तो बिल्कुल मौजूदा मालूम होता है। यानी एक शायर जो कि, अफसोस तो जाहिर है सबको हुआ कि एक उर्दू का अच्छा शायर, नामवर शायर चला गया, लेकिन जो उसके लिए ऑबिचुरीज आती चली जा रही, यानी रवीश कुमार का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम हिंदी में होता है, उसमें लीड न्यूज राहत इंदौरी, अंग्रेजी के अखबारों में एडिटोरियल राहत इंदौरी, और साहब यहां से वहां तक मैं याद करता हूं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का इंतकाल उसी दिन हुआ था जिस दिन के जिगर मुरादाबादी का इंतकाल हुआ। पंत जी की खबरें जनाब बैनर हेडलाइंस थी सारे अखबारों में, और जिगर साहब को एक सिंगल कॉलम अंदर के पेज पे कहीं मिला था। इतना बड़ा शायर, शायद राहत इंदौरी खुद भी कहेंगे कि वो नहीं थे, लेकिन एक मिजाज बदला है। जोश ले लीजिए, जोश, फिराक, अरे साहब, फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी मुख्तलिफ हैं, वो किस्सा अलग है। क्योंकि वो अंग्रेजी में एक कहावत है, चूज योर पेरेंट्स विद केयर, यानी अपने वालिदैन को ठीक से तलाश करके ढूंढो, वो वालिदैन होना चाहिए। उसका बिल्कुल बरक्स है कैफी के यहाँ, अपनी औलाद ऐसे ढूंढो कि जो जहां वो हैं उसमें उनकी औलाद का बहुत बड़ा हाथ है। खैर, बात इधर से उधर जा रही है। सबसे बड़ी अहम बात इनकी ये है कि साहब आज कल के जमाने में उर्दू, भाई उर्दू, उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले, ये कहा जाता था जब उर्दू के बारे में बहस हो रही थी उर्दू और हिंदी के बीच में। और उर्दू की ऑबिचुरी कई दफा लिखी जा चुकी। हुआ ये कि उर्दू का जो एक इंस्टीट्यूशंस थे, जो उनके गोया जैसे गालिब एकेडमीज हुई या कैफी एकेडमी हो गई, उर्दू एकेडमीज हैं, ये एकेडमीज बड़ी कंजर्वेटिव रही। ये उन्हीं नामों से आशना रही जो कि मशहूर थे उनके जमाने में। नए दौर से ये डरते हैं क्योंकि ये कंट्रोल लूज कर देंगे, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो लिहाजा एक गोया बहाव आया हुआ था और इन लोगों ने देखा ही नहीं।
बिल्कुल ऐसा ही इससे पहले हुआ था 2015 में। क्या अब उर्दू के लिए कौन है? अच्छा साहब, हमने भी गर्दन डाल दी। एक साहब थे संजीव सराफ। संजीव सराफ ने ये एक ट्रेंड स्पॉट कर लिया जो कि उर्दू वाला नहीं देख पाया था। क्या कि साहब एक रेला है, अंडर करंट है उर्दू के हक में, जो लोग जानते नहीं। उन्होंने एक चीज शुरू की 2015 में, जश्न रेख्ता। रेख्ता उर्दू का पुराना नाम है साहब। जश्न रेख्ता शुरू हुई। अरे साहब, लास्ट ईयर 3 लाख फुटफॉल्स, एक दिन में 3 लाख, और 3 सुबह शाम का प्रोग्राम। तो आप समझ लीजिए कोई 9-10 लाख। उर्दू क्या, किसी जुबान में आज तक ये नहीं हुआ है। मालूम ये हुआ कि हम किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार होके कि उर्दू खत्म हो गई, हम समझे कि भाई ये राहत इंदौरी कौन। आप देखिए, उबाल ऐसा है कि रुकता ही नहीं। यानी इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये मैंने इंस्टीट्यूशंस आउट ऑफ टच रहे, जो उर्दू के इंस्टीट्यूशंस थे। दूसरी, बॉलीवुड का असर इतना रहा कि जितना भी उर्दू को खत्म करने की कोशिश आप कर लें, लेकिन वहां लिरिक्स कौन? शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, बल्कि गुलजार हमारी भी, ये सब उर्दू वाले। और उन्हीं में जब ये दौर खत्म हो गया, कैफी आजमी का और साहिर लुधियानवी का, तो राहत इंदौरी वहां पहुंचे। और राहत इंदौरी ने वो कीमतें डिमांड की जो कि उनसे पहले वालों को नहीं मिलती थी। वो क्या है ये? यानी उर्दू का क्लासिकल जो एक निजाम था, वो तो तितर बितर हुआ, लेकिन उर्दू की पॉपुलैरिटी उसकी सरल शक्ल में बहुत बढ़ी। ये सरल शक्ल उर्दू के कई शायरों ने देख ली थी। यानी आरजू लखनवी की एक एक एंथोलॉजी है, उनकी किताब है सुरीली बांसुरी। उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि एक लफ्ज भी इसमें आप संस्कृत, इसका फारसी का, अरबी का निकाल दीजिए। हाँ, अवधी है, ब्रजभाषा है। ये तो एक ट्रेडिशन रही है वजीर अकबराबादी की शायरी। यानी ये ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या लिखूं मैं कृष्ण कन्हैया का बाल। ये नजीर अकबराबादी है। तो ये उर्दू है। हाँ, उर्दू वो जुबान है जिसको कि आप हिंदुस्तान, उसको अगर आप बहुत एलिवेट कर दीजिए डिक्शन, तो फिर वो हो जाएगी ये तगाफुल दोस्त हूं, मेरा दिमाग इज्जाली है। ये गालिब की दिक्कत दिक्कत तलबी आ गई, मुश्किल पसंदी आ गई। लेकिन सरल शेर, मीर तकी मीर के शेर बड़े सरल हुए। और तो वो सरलता जो है, क्लासिसिज्म कम हुई है, और जो एक आम फहम हिंदुस्तानी जबान में शेर कहा जाने लगा, वो लोगों को पसंद आया। अच्छा, शेर भी ऐसा जो इतना गहरा ना हो कि उसके लिए आप समंदर की गहराई में जाएं। मसलन के न मिल मीर अब के अमीरों से तू, हुए हैं गरीब इनकी दौलत से हम। अब इसके अंदर कई माने हैं। यानी ये आसान शेर नहीं है। एक तो ये है कि भाई ये तो कैपिटलिज्म के खिलाफ शेर मालूम होता है कि साहब ये इनकी दौलत, हमको लूटा गया इसलिए दौलतमंद है, हम गरीब है। दूसरा इसका मतलब ये है कि भाई मैं अपनी कुटी में खुश हूं, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूं तो वो महल मुझे दिखाई देता है, तो वो जरा सा खटकता है। न मिल मीर अब के अमीरों से तू,
हुए हैं गरीब, इनकी दौलत से हम। फिराक साहब की ये शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। अब इसके अंदर जो एक मुबहम एक मूड है, शाम हम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करें, तीर की कुछ बढ़ चली है, राज की बातें करें, छन रहा है इन कफस की तीलियों से नूर सा, कुछ फजा कुछ हसरत परवाज की बातें करें। ये है फिराक। लेकिन राहत इंदिरवी, अब राहत इंदिरवी डायरेक्ट, बिल्कुल प्रिसाइज, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, इतना भी नहीं कहीं ईंटा मार रहे हो, लेकिन और आज की पॉलिटिकल सियासत को देखते हुए पॉलिटिशियंस को चैलेंज करता हुआ, यानी जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, यानी जो आज पावर में हैं, जी जी जी, नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जी जी अच्छा, ये ना समझ लीजिए कि आज की सरकार के बारे में ये कह रहे हैं। जी ये शेर इनका 30 साल पुराना है। जी, यानी शायर और उर्दू शायर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहा। ये उससे मुखातिब हो रहे हैं, कह रहा है। और अच्छा, आज के बारे में कहता है कि ये जो सीएए का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसमें ये शेर उड़ गया क्या, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी जी जी, अब ये डायरेक्ट किस्म की चीजें। अच्छा, ऑडियंस ये नहीं कि उर्दू वाले हैं और मुसलमान हैं, बिल्कुल नहीं। जी जी जी, बिल्कुल, और ऐसी ऑडियंस जो किसी शायर को आज तक मिली नहीं। ये एक पता ये चलता है कि हम लोगों की नब्ज लोगों पे नहीं है। हम लोग बैठे हुए अपने घरों में टेलीविजन देख के तय कर लेते हैं, और शायद जनता और लोगों का दिल कहां धड़क रहा है उसका एहसास हम लोगों को नहीं होता। यह साबित होता है जश्न रेख्ता की पॉपुलैरिटी से, तो साबित होता है बॉलीवुड में उर्दू शायरों की मकबूलियत से, और ये साबित होता है राहत इंदौरी के तो कमाल है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। यानी और जितने इस्टेब्लिश्ड क्रिटिक्स हैं वो जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने एक अपने आप को एक दायरा बना लिया, उसमें कट ऑफ है। अरे भाई, इस तरह के बहुत शायरी हो रही है, और वो इतने पॉपुलर हैं कि जिन लोग जानते नहीं। ये एक खास बात है राहत इंदौरी की पॉपुलैरिटी की। मैंने आपको 2-3 वजह बता दी। सईद नकवी साहब, आपने जो बात खास बताई वो ये कि उर्दू जबान की तरक्की इसको आसान बनाकर पेश करने से हुई है, और जश्न रेख्ता का जो आपने जिक्र किया उसमें सिर्फ मुसलमान तो नहीं आए। 3 दिन में तकरीबन 9 लाख लोगों का आने का मतलब यह है कि सभी मजाहिब के लोग जोक दर जोक इसमें आते हैं और उर्दू से मोहब्बत जाहिर करते हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही कि उर्दू शायरी में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सरकार की नुक्ताचीनी होती रही है। राहत इंदौरी ने जो कुछ कहा है वो सब उनके अशआर के शक्ल में हमारे सामने है। वो एक तरफ मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमतों को अगर उन्हें लगता है तो उसको भी
खुल करके क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जो हुकूमत के खिलाफ उर्दू शायरी में सोच पनपी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि आप बहुत ही लंबे अरसे से पत्रकार भी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक रेबल होना, हाँ। सबसे पहले तो ये रिबेलियन शुरू हुआ अल्लाह वालों से। हाँ। हाँ जी। यानी आप अगर देखें तो चाहे वो अल्लामा इकबाल हों, हाँ। जो कि जाहिर मुसलमान शायर हैं, हाँ। लेकिन ये जो बीच में इंटरमीडिएट मुल्ला है, हाँ। हाँ। जो कि चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, हाँ। यानी जो अल्लाह के, ये लोग एथियस्ट नहीं है, हाँ और कुछ है जी। भी, हाँ। कुछ है भी, हाँ। लेकिन ऐलानिया कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है। शुभा करना, ये इंसान को दिमाग दिया गया है कि वो डाउट करे, हाँ। पूछे अल्लाह से हाँ। कि भाई इकबाल की पूरी नज्म है शिकवा, हम्म। अल्लाह से शिकवा है। जोश के यहाँ तो एक इंतहा है, ऐसी दबंग बातें अल्लाह मियां से कर जाते। और मीर तकी मीर तो उनको मुल्ला उन्हें बहुत खटकता है। हम्म। देखिए, आलिम हम्म। और मुल्ला, हम्म। मुअज्जिन, इन दो में फर्क है। जी जी। जब इल्म की बात करने लगता है तो उर्दू शायर उसको अलग कर देता है कि भाई हाँ। तुम क्या जान। हम्म। वो तो इकबाल का शेर है, हम्म। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। हम्म। हम्म। गली में बूजरो तलके उजैरो चादर जहरा, ये अल्लामा हम्म। इकबाल, हम्म। पाकिस्तान के नेशनल पोएट। जी 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 जी। अब वो क्या बीच के लोगों से, ये तुम हटो, हाँ। तुमने ये करके बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम्म। तो पहला रिबेलियन कन्वेंशनल हम्म। दकियानूसी रिलीजन के खिलाफ, हम्म। जबर के खिलाफ। हम्म। कोई भी जबर हो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। हम्म। ये हमेशा नेशनल मूवमेंट में हम्म। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बल्कि ये मुसलमान शायर भी नहीं है, ये उर्दू हम्म। का शायर है, हम्म। बिस्मिल जी। प्रसाद बिस्मिल। हम्म। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये रिबेलियन है उस जमाने में, तो इसके मिजाज में यही रहा, हम्म। सवाल करना, क्योंकि वरना तो फिर क्लर्क बन के किसी दफ्तर में जाके काम करता। हम्म। हालांकि ये भी मैं बात कह गया, हम्म। उससे बात से निकलती है, जी बेचारों को बड़ी जिंदगी, इक्तिसादी हालात बहुत बुरे थे। जी जी। साज ऐसा शायर, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी में एक रिसेप्शनिस्ट का काम दिया गया था उन्हें, हम्म। और उनकी मौत हुई कैसरबाग लखनऊ के एक ठर्रे खाने की छत पे, जबकि बरसात वो विंटर दिसंबर के महीने में हम्म। पड़े हुए पाए गए वहां। दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया बलरामपुर अस्पताल में। अरे भाई जोश, हम्म। इतना बड़ा शायर। जब जमींदारी चली गई 1952 में, तो ये लोग फ्यूडल स्टाइपेंड्स पे आ गए, हम्म। क्योंकि देखिए उर्दू वालों ने मिडिल क्लास नहीं पैदा किया था। हम्म। हम्म। मिडिल क्लास तो बनना शुरू हुआ आजादी के बाद, वरना तो हम्म। निजाम फ्यूड। हम्म। तो अब इनको फ्यूडल पैट्रिज थी। हम्म। एक दफा का किस्सा है कि जोश साहब को किसी ने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे दिया पटियाला। हम्म। अब पटियाला के महाराजा के दीवान थे सरदार के एम पानीकर, जो हम्म। कि एक जमाने में हिंदुस्तान के, पंडित नेहरू ने उनको भेजा था हिंदुस्तान के सफीर चीन में, हम्म। वो दीवान थे।
अब जाहिर है उर्दू के बारे में वो कितना जानते होंगे। हम्म, उन्होंने जोश साहब को स्टाइपेंड लिख दिया 75 रुपए महीना। जोश जोश जी आजम की सदारत में पशो पेश न कर, ये कहते थे। जी जी और जनाब 75 रुपए की पेंशन। महाराजा ने देखा था भाई कि बड़ा भारी शायर है, मैं भी एम्बेरस होऊंगा और ये भी एम्बेरस होगा। तो उन्होंने बहुत आगे बढ़ के 300 रुपए उनकी पेंशन कर दी। जी जी तो इस तरह से ये लोग रहे हैं। हम्म, एक और दिलचस्प बात उर्दू शायरों के बारे में आपको बता दूं। जी जी बेहतरीन उर्दू शायरी अंग्रेजों के जमाने में हुई। हम्म, गालिब ने 1857 का गदर देखा, जाहिर है अंग्रेज था। जी दरबारी दरबार में वह इसके बहादुर शाह जफर का दरबार, हम्म, जब उसी वही तो इनके यही रजिया था इन लोगों की ऑडियंस का। हम्म, जब वो दरबार खत्म हुआ तो अंग्रेजों का ही तो जमाना था। हम्म, अंग्रेजों के जमाने में ही तो गालिब गए थे कलकत्ते कि भाई हम्म, पेंशन हमारी बहाल कर दो। हम्म, तो ये बड़े मजे की बात है। हम्म, जोश साहब एक तरफ तो कह रहे हैं अम, ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों के ताजिरों के नाम हम्म, आए थे इस मुल्क में, तुम के वास्ते। तो क्या तुमने दर सर बरहना फिल रही थी मादरे हिंदुस्तान, और तुम हम्म, अंग्रेजों को वो गालियां दी, भागे, हम्म, जेल जाने की बात हुई। इसीलिए शायर इनकलाब कहलाए गए। हम्म, तो ये आपने सवाल ये किया कि जी उर्दू शायरी में ये फैज जी पाकिस्तान में जितनी दफा ये मिलिट्री रूल उनके जमाने में आया जियाउल हक का, तो उनकी नज्में आज बाजार में पा बजौला चलो, हम्म, यानी पाँव में बेड़ियां हैं तब हम्म, भी बाजार में निकल आओ। हम्म, ये मिजाज उर्दू शायरों का रहा। जी जी लेकिन कोरोना के जमाने में वो भी निढाल हो गए हैं। अब जी जी दिखाई देता, जी अब ये कोरोना और सियासत दोनों के बीच में जो जरा सी लाइन है वो मुबहम होती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि इसके बाद का उर्दू शायर, राहत इंदौरी तो ये सब कह के चले गए, जी जी पर अभी भी हैं। आपको हैरत होगी, लखनऊ में जो उर्दू के शायर हैं वो हैं संजय मिश्रा, जी जो जी सिर्फ करबला के ऊपर शेर कहते हैं, अहले बैत के ऊपर। जी जी एक सरदार जी हैं हम्म, हम्म, सुखबीर सिंह शाद। जी 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 कहने का मतलब ये हुआ कि उर्दू का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, जी जी उर्दू के अंदर कुछ है। जी इस सब से एक बात सामने आई कि उर्दू शायर फक्कड़ मिजाज थे और हैं। उनके मिजाज में यह है कि तमाम सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद वो अपने नजरिए पर कायम रहते हैं। कितना भी बड़ा हुक्मरान हो, उससे सवाल करने की हिम्मत उनके अंदर है। ये एक मिजाज की बात है। आजादी की ख्वाहिश इंसान के मिजाज में होती है। अब डेमोक्रेसी का भी ये बहुत ही अहम पहलू होता है कि हर इंसान आजादी से अपनी बात कहना चाहता है। इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से शायरी राहत इंदौरी साहब कर गए, वो उसमें बाकायदा हुकूमत के की नुक्ताचीनी भी है और मुल्क से मोहब्बत भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देती है। जिस तरह की शायरी राहत इंदौरी कर गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और जो लोग सरकार की सपोर्ट करने वाले भी हैं और वो लोग भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, इन सभी को आप पैगाम के तौर पर राहत इंदौरी साहब के जाने के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सच बातें, हक बात उर्दू शायर, और बहुत मशहूर उर्दू शायर नहीं, पहले भी कहता रहा, अब भी कह रहा होगा
हाँ, हमको नहीं मालूम है राहत इंदौरी इतना बड़ा काम कर गए, अब आंखें खुली जी, उनके जाने के बाद कि जी, मालूम ये हुआ कि हम लोग खुद अपनी ऑडियंसेस से कटे हुए हैं, जी, जी, हमारे लोग अपने लोगों से कटे हुए हैं। जी, और दूसरे वो लोग, वो कोई मजहब नहीं है, ये जी, मजहब का उर्दू से मिला देना इतना बड़ा ये जुल्म है और जी, झूठ है। जी, उर्दू का पहला, सबसे पहला प्रोज राइटर, बड़ा प्रोज राइटर जी, पंडित रतननाथ सरशार। जी, 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 उसी जमाने में पंडित ब्रिज नारायण चकबस हम्म, ऐसी डेलिकेट अशार कह गए हैं 18th सेंचुरी में। पंडित दयाशंकर नसीम जी, और सीए पे मीर अनीस से पहले जी, चुन्नीलाल दिलगीर। जी, तो ये बहुत हुआ है। ये जो एक जिसे कहते हैं मिली जुली गंगा जमनी तहजीब, जी, जी, उसमें दूसरे का अ, को सराहा है। हम्म, वो अब ये क्यों कम होता गया, पार्टीशन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जाहिर है। जी, और उसके बाद सियासत का बहुत बड़ा हाथ है। जी, लेकिन उसके बावजूद शेर कहता रहा। अब जी, मसलन अ, तुमने घर छोड़ा, हाँ, चलो तुम तो मुहाजिर हो गए। हम्म, तुमने घर छोड़ा, हम्म, चलो तुम तो मुहाजिर हो गए। हम यहां हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। वाह, 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 ये एक खास हिस्स है, एक महसूस करने वाली बात है कि वाकई शायर ही इतने कम अल्फाज में अपने एहसासात को जाहिर कर सकता है। तो और जी, कट्टरपंथी, यानी ये जो एक लम्हा तो मिले अमन सुकून का या रब, एक लम्हा तो मिले अमन सुकून का या रब, जिंदगी आलम इस्लाम हुई जाती है। वाह, ये एक खास हिस्स है जो शायर अपने एहसासात को, बहुत बड़ी बात को कम अल्फाज में भी कहकर गुजर जाता है। जी, मजहब का जो डिस्प्ले है उसके खिलाफ शायर ने ये कहा है। और मजहब बहरहाल जाती जिंदगी का मामला है, उसको जब डिस्प्ले किया जाता है तो शायर कभी उसको महसूस करके अपने अशआर में बयान करता है, जो यहां कहा गया है। आखिर में अगर आप राहत इंदौरी की याद में कोई शेर के तौर पर मैसेज देना चाहें अवाम को, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मैं उन शायरों में नहीं जा रहा हूं जो कि बड़े बुजुर्ग असातिज़ा जो गुजर गए, जी, और मैं उनकी बारे में बात कर रहा हूं जो आजकल के हैं। जी, कि अब एक साहब थे फारिग बुखारी। जी, फारिग बुखारी, हाँ, ये इस्लाम को कैसे डिस्टॉर्ट किया गया है। हम्म, उनका शेर है, अब तो यूं लगता है फारिग हम्म, के अयाज़न बिल्लाह। हम्म, अब तो यूं लगता है फारिग के गॉड फॉरबिड, जो मैं हाँ, कह रहा हूं मुझे माफ कर देना, जी, वो जी, क्या जी, करने वाले हैं। हाँ, तो यूं लगता है फारिग के अयाज़न बिल्लाह, जैसे इस्लाम यजीदों के लिए आया हो। जी, ये बहुत ही गहरा मैसेज है। जिस तरह से इस्लाम की इमेज बना दी गई, यानी किसी मजहब की जब ये इमेज बना दी जाए जुल्म के साथ जोड़कर, तो शायर उसे शिद्दत के साथ महसूस करता है। यहां भी वही निशानदेही की है शायर ने। सईद नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही गैर मामूली तरीके से राहत इंदौरी के अपनी शायरी के बारे में
और उर्दू शुअरा के बारे में जो उनका फक्कड़पन है वो, और जो वो मुल्ला के खिलाफ भी बोलता है और सरकार के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत करता है, वो सब आपने बताया। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके जरिए हमें मिल जाती है हमारे दर्शकों को। मैं अब अपने दर्शकों से एक बात बताना चाहता हूं। सईद नकवी साहब बहुत से अशआर बिल्कुल विरद हैं, चूंकि शौक है उनको बहुत ही नजदीक से, चाहे वो मजहबी शायरी हो, मरसिए और सलाम हो, या गजल हो। और बहुत से शुअरा उनके बुजुर्गों के, उनके खुद, उनकी फैमिली के बहुत नजदीक रहे हैं। उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी है उसमें मैंने उनके कुछ, एक बार आपको एपिसोड में वो तस्वीरें भी दिखाई थी, जो बहुत बड़े बड़े लोग इनके अपनी फैमिली से बहुत ही नजदीक से जुड़े हुए हैं। दर्शकों से एक बात और मैं बताऊं, एक बार हम गैर मुल्की दौरे पर थे, मैं भी इत्तेफाक से उस भारत के डेलीगेशन में था, सईद नकवी साहब भी थे। एक फ्लाइट से वो एक डेलीगेशन जा रहा था एक बड़े लीडर से मिलने के लिए। ये फ्लाइट तकरीबन 45 मिनट की थी और इस पूरी फ्लाइट में सईद नकवी साहब ने इतने अशआर सुनाए, और सब उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग थे, उसमें सभी ने अप्रिशिएट किया। और मुझे आज तक वो फ्लाइट एक तरह से यादगार फ्लाइट के तौर पर मुझे याद आती है। सईद नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दे देते हैं और हमें, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।